हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विकास सैनी वेलकमिंग यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब चैनल। हमने अपना थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर शुरू किया था, जहाँ पर हमने हमारे जो अकाउंटिंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशंस होते थे वो हमने डिटेल में प्रीवियस वीडियो में वन शॉट में कवर कर लिया था, जहाँ पर मैंने आपको सारे के सारे कंसेप्ट और सारे के सारे कन्वेंशन आपको प्रीवियस वीडियो में करा दिए थे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी, पहले उस वीडियो को देख कर आओ। और जो ये आज की हमारी वीडियो रहेगी, इसमें हम अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, ये क्यों बनाए गए, इनके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, इनकी बेनिफिट्स एडवांटेजेस, ये सब आज हम इस डिटेल इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए पढ़ते हैं फिर। जब हमने अपना अकाउंट शुरू किया था, वहाँ पर मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था जो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है उसको डिफरेंट यूज़र्स यूज़ करते हैं, और किस किस टाइप के यूज़र्स थे ये मैंने आपको उस वीडियो में कवर कराया था। यूज़र्स हमने दो टाइप के स्टडी किए थे, एक थे हमारे इंटरनल यूज़र्स और दूसरे थे हमारे एक्सटर्नल यूज़र। अब इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र थे मैंने आपको डिटेल में बता दिया था। अब जो इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र जो ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होते हैं, ये इन्फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपकी ट्रू और फेयर, मतलब जितनी ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा जाके वो उस पर ट्रस्ट कर सके। इसलिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमेशा ट्रू और फेयर होनी चाहिए। बट अब ये ट्रू और फेयर की एक्चुअली डेफिनेशन क्या होती है, ये किसी भी कंपनीज एक्ट में नहीं लिखा था। क्योंकि कुछ स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं थी कि किस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को हम ट्रू बोल लेंगे, किस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को हम फेयर बोल लेंगे। जैसे जैसे टाइम पास आउट होता गया उसके बाद आया हमारे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। क्योंकि ये प्रिंसिपल क्यों आए, ये प्रिंसिपल इसलिए आए आपके, ताकि जो आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हो सके वो ट्रू और फेयर जो क्राइटेरिया होता है उसे फुलफिल करा जा सके। गैप में किस किस टाइप के प्रिंसिपल आए, इसमें आए आपके डिफरेंट कन्वेंशंस जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कवर कराया था, और इसमें आया आपके डिफरेंट कंसेप्ट। जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन डिफरेंट यूज़र यूज़ कर रहे हैं वो हमेशा ट्रू और फेयर होनी चाहिए। बट ट्रू और फेयर की डेफिनेशन कहीं भी किसी एक्ट में नहीं दी थी, इवन दो कंपनीज एक्ट में भी नहीं दी थी। उसको रिमूव करने के लिए हमारे जैसे जैसे टाइम पास होता गया उसके बाद कन्वेंशन आए, कॉन्सेप्ट्स आए। और क्योंकि जो ये कन्वेंशन थे और ये कंसेप्ट थे, ये क्या करते थे, ये जो हमारे अकाउंटेंट होते हैं उनको एक से ज़्यादा अल्टरनेटिव अवेलेबल कराते थे। अल्टरनेटिव अवेलेबल कराने का मतलब, जैसे मैंने आपको बताया था, जो हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज करने का मेथड होता है उसे हम एसएलएम से भी चार्ज कर सकते हैं, डब्ल्यूडीवी से भी चार्ज कर सकते हैं। इस वजह से जो हमारे कंसेप्ट थे और कन्वेंशन थे, ये भी जो अकाउंटेंट होते थे उनके पास वाइडर चॉइस अवेलेबल कराते थे। क्योंकि उनके पास जब मल्टीपल अल्टरनेटिव होते थे, हर अकाउंटेंट, जैसे इस कंपनियाँ ये ले लेते हम कंपनी नंबर ए, ये रही हमारी कंपनी नंबर बी। जो कंपनी नंबर ए का अकाउंटेंट होता था, हो सकता है वो एसएलएम से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हो। जो कंपनी नंबर बी का अकाउंटेंट हो सकता है वो डब्ल्यूडीवी से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हो। इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए, ताकि इसमें और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आ सके, जो ये मल्टीपल अल्टरनेटिव जो हमारे कंसेप्ट और कन्वेंशन अवेलेबल करा रहे थे, इसे और कम करने के लिए हमने क्या किया, जो उस टाइम पे प्रोफेशनल बॉडीज़ थी उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर्मुलेट किए। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे फॉर्मुलेट हुए, जो ये आपकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कमेटी थी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, ये डेवलप करी गई 29 जून 1973 को, मतलब 1973 में एक कमेटी बनाई गई। इसमें जो आपके ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रोफेशनल बॉडी थी, जैसे कुछ इंडिया के एक्सपर्ट थे, कुछ कनाडा, यूएस, यूके, जर्मनी, ऐसे हर कंट्री के एक्सपर्ट थे, और उन एक्सपर्ट से ये कमेटी बनाई गई। और जो ये कमेटी थी हमारी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, इसने क्या बनाया उस टाइम पे, 1973 में इसने बनाए इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मतलब कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो ये अल्टरनेटिव्स हैं, इन अल्टरनेटिव्स को जो कन्वेंशन और कंसेप्ट बहुत ज़्यादा अल्टरनेटिव अवेलेबल करा रहे थे, इस पर भी लिमिट डालने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए, जो बिल्कुल स्पेसिफिक थे कि इस सिचुएशन में आपने कौन से कंसेप्ट फॉलो करने हैं, कौन से प्रिंसिपल फॉलो करने हैं, किस जर्नल एंट्री का कैसे ट्रीटमेंट होगा। ये सब डिटेल में लिखा गया था इन इंडियन इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। अब जो हमारा ICAI था, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया,
ये भी इसी कमेटी का क्या था, ये भी इसी कमेटी का मेंबर था। अब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, ये एग्जिस्ट कर रहा है आपके इंडिया में। सो जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसने इसको टास्क दिया कि हमें अब इंडियन लेवल पे भी हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चाहिए। सो जो आईसीआई है ये एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट है आपका। सो इसने एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड एस्टाब्लिश किया, कब, अप्रैल 1977 को। और इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने क्या किया, इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने जो ये आपके इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे, इन्हीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इसने इंडिया लेवल पे इम्प्लीमेंट कराया। मतलब कि ये तो इंटरनेशनल लेवल पे बने हुए हैं, अब इनको इंडिया लेवल पे बनाने के लिए इसने एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया। ये क्या देखता था, पहले ये देखता था कि मुझे किस एरिया में पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है, और जब ये आइडेंटिफाई कर लेते थे उसके बाद ये क्या करते थे, उसके बाद ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर्मुलेट कर देते थे। फिर जो डिफरेंट पार्टीज़ होती थी उनकी परमिशन, उनकी सजेशन वगैरह लेने के बाद ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया में लॉन्च कर देते थे। सो अब इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे बने और इंटरनेशनल लेवल पे कैसे बने, किस कमेटी ने बनाए, किस बोर्ड ने बताए, ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया। बट आपको हिस्ट्री में उतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं, आपको बस थोड़ा सा कंसेप्ट पता होना चाहिए कि हमारे कंसेप्ट कैसे आए, मतलब जो ये कन्वेंशन कंसेप्ट कैसे आए, फिर उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे आए। अब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को थोड़ा डिटेल में कवर कर लेते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके सिलेबस में दे रखा है। अब जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसकी डेफिनेशन क्या दे रखी है, उसकी डेफिनेशन दी हुई है हमें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर दी रिटर्न स्टेटमेंट। मतलब ये क्या होती है, लिखित में होती है, मतलब ये रिटर्न फॉर्म में इशू करी जाती है। जैसे इंडिया में कौन इशू करता है, ICAI, issued from time to time by Institute of Accounting Professional specifying rules and practices for the preparing of financial statement। मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपकी वो रिटर्न स्टेटमेंट होती है, मतलब वो रिटर्न रूल होते हैं जो कि इशू करते हैं टाइम टू टाइम। कौन इशू करता है, जो हर कंट्री में वहाँ की अकाउंटिंग प्रोफेशनल बॉडीज़ होती हैं। जैसे इंडिया में किस किस टाइप की प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं, इंडिया में जैसे है आपका ICAI, और इसके अलावा कौन सी प्रोफेशनल बॉडी है, ICSI, इसके अलावा ICW है। सो ये कुछ प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं जो इंडिया में एग्जिस्ट कर रही हैं। अब ICAI क्या करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करता है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करता है, लॉ वगैरह में ICSI करता है, और कोस्ट में ICWA अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करता है। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारी रिटर्न स्टेटमेंट होती है जो कि डिफरेंट अकाउंटिंग प्रोफेशनल इशू करते हैं, किस लिए, जिसमें वो रूल्स और रेगुलेशन स्पेसिफाई करते हैं कि कैसे हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करेंगे। और ये तो थी इसकी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन। अब हम इसकी थोड़ी सी सिंपल डेफिनेशन देख लेते हैं। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर द रूल और प्रोसीजर फॉर रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, ट्रीटमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे वो रूल्स और प्रोसीजर हैं जो कि हमें ये स्पेसिफाई करते हैं कि कैसे हमें किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉग्नाइज करना है, मतलब कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हम उसको कैसे मनी टर्म्स में मेज़र करेंगे, कैसे हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे, और कैसे हम उसको प्रेजेंट करेंगे और डिस्क्लोज करेंगे किसमें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। सो ये होती है हमारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की डेफिनेशन। बस आपको एक वर्ड ध्यान में क्या रखना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपकी रिटर्न स्टेटमेंट होती है जो कि प्रोफेशनल बॉडीज़ जो हर कंट्री में, जैसे इंडिया में ICAI है तो वो इशू करेगा, दूसरी कंट्री में अगर आप किसी और कंट्री में रहते हो तो वहाँ की जो प्रोफेशनल बॉडी है वो वहाँ पर उस कंट्री में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करता है। अब हम देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने के क्या क्या उद्देश्य थे। सो फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है एंश्योर यूनिफॉर्मिटी। अब आपको पता है जो हमारे कंसेप्ट हैं, कन्वेंशन और डिफरेंट अल्टरनेटिव देते हैं, अब इन अल्टरनेटिव को भी बहुत कम कौन कर देते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और ये किस लिए करते हैं, ताकि एक तरीके से यूनिफॉर्मिटी आ सके, मतलब सारे के सारी जो कंपनीज़ हैं वो सेम अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस फॉलो करें, वो अलग अलग प्रैक्टिसेस ना फॉलो करें। और इसको किस लिए कर रहे हैं हम, यूनिफॉर्मिटी किस लिए ला रहे हैं, यूनिफॉर्मिटी हम इसलिए लेकर आ रहे हैं ताकि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो वो क्या बन सके, वो बन सके हमारी कंपेरेबल। मतलब जैसे दो फॉर्म है मार्केट में, एक है X दूसरा है Y, ताकि आप इन दोनों के रिजल्ट कंपेयर कर सको, इसलिए आप यूनिफॉर्मिटी का ऑब्जेक्टिव लेकर चल रहे हो। सेकंड ऑब्जेक्टिव है आपका रिमूव डाइवर्स पॉलिसीज। रिमूव डाइवर्स पॉलिसीज का मतलब क्या है, अब आपको पता है हर फॉर्म अलग प्रैक्टिसेस फॉलो करता है, अलग कंसेप्ट, अलग कन्वेंशन फॉलो कर रहा है। सो इस
लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर्मुलेट करे, मतलब जो आईसीआई है उसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इस टाइप से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट स्पेसिफाई कर रखा है ताकि जो डिफरेंट फर्म है जो कि डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो कर रहे हैं वो ओवरकम किया जा सके ताकि उनके रिजल्ट कंपेरेबल बन सके। थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या, इम्प्रूव रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी। अब आप किसी भी स्टेटमेंट को रिलायबल और क्रेडिबल कब बोलोगे, जब आप उसके रिजल्ट को किसी दूसरी फर्म से कंपेयर कर सकते हो या आप सेम ही फर्म के जो रिजल्ट है उसको पिछली ईयर से कंपेयर कर सकते हो। और ये कब पॉसिबल है, जब जो आपके फर्म है वो सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलते हैं, हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें डिटेल में बता देते हैं कि कैसे किसी पर्टिकुलर आइटम को हमें आइडेंटिफाई करना है, फिर हम उसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे, फिर उसको मेज़र कैसे करेंगे। सो ये सब डिटेल में लिखा होता है आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का सिर्फ आपको अभी ब्रीफ करना है क्योंकि इसको डिटेल में आप स्टडी करोगे जब या तो आप सीए परस्यू करोगे या आप सीएस परस्यू करोगे या जब आप सीएमए परस्यू करोगे। यहाँ पर आप इन पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बहुत ज़्यादा डिटेल में करोगे क्योंकि ये पर्टिकुलरली एक एक चैप्टर हैं आपके इन कोर्सेज़ में। अब जो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर्मुलेट कर रहे हैं उसके कुछ तो हमें बेनिफिट होंगे और कुछ हमें उसके नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे। सो पहले हम देख लेते हैं बेनिफिट, मतलब क्या क्या फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा क्या, रिलायबिलिटी इंक्रीज़ होगी। रिलायबिलिटी कैसे इंक्रीज़ होगी, जब उसमें स्पेसिफाई कर दिया कि आपको इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को ऐसे ट्रीट करना है, आपको रेवेन्यू ऐसे रिकॉग्नाइज करना है, इस पर्टिकुलर आइटम को ऐसे डील करना है, तब जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं वो और ज़्यादा रिलायबल हो जाती हैं। एंड द सेकंड बेनिफिट इज़ इम्प्रूव कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी का मतलब कि आप अपने रिजल्ट को दूसरे फर्म से कंपेयर कर सकते हो। और ये कंपैरिजन कब पॉसिबल है, जब आप सेम ही अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं। सो जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उन्होंने जो डिफरेंट अल्टरनेटिव्स अवेलेबल थे कंसेप्ट और कन्वेंशन में, उसको इन्होंने बहुत ज़्यादा कम कर दिया। मतलब कि जो रिक्वायर्ड है सिर्फ उतनी ही अल्टरनेटिव्स अवेलेबल करा रखे हैं और उसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं और कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हैं। सो आपको उतनी ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इससे आपकी रिलायबिलिटी इंक्रीज़ होती है, आपके रिजल्ट कंपेरेबल बनते हैं, आप जो मार्केट में डिफरेंट फर्म है उनके रिजल्ट एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हो। और इसके अलावा इसका थर्ड बेनिफिट क्या है, रिजोल्व कन्फ्लिक्ट ऑफ फाइनेंशियल इंटरेस्ट। कन्फ्लिक्ट ऑफ फाइनेंशियल इंटरेस्ट से मतलब क्या है, जैसे कि आपको पता है हमारे जो बिजनेसमैन है उसमें बहुत सारी पार्टीज होती है जो बिजनेस है, जैसे कि क्रेडिटर्स हो गए। और इसके अलावा मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बहुत सारी पार्टीज बताई थी, जैसे ओनर हो गया। इसके अलावा मैंने आपको बताए थे कस्टमर हो गए, और मैंने क्या क्या बताया था आपको, जैसे कि बैंक हो गए। सो ये वो पार्टी होती है जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करती हैं। अब हर पार्टी का अपना ऑब्जेक्टिव होता है। बैंक का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको अपने कस्टमर को लोन देना है और उससे इंटरेस्ट चार्ज करना है और अपना लोन रिकवर करना है। कस्टमर का ऑब्जेक्टिव क्या है, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट लेना कंपनी से और उसकी रिटर्न वगैरह चेक करना। ओनर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या, प्रॉफिट वगैरह देखना। सो अब किस इन्फॉर्मेशन को हमें शो करना है, किस इन्फॉर्मेशन को नहीं शो करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। सो इस सिचुएशन को लेकर काफ़ी बार इनमें फाइनेंशियल इंटरेस्ट का कन्फ्लिक्ट हो जाता है। सो इस कन्फ्लिक्ट को रिमूव कौन करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको डिटेल में बता देते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। और क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईसीआई ने पास कर रखे हैं जिन पे गवर्नमेंट की एक्सेप्टेंस है। सो जब गवर्नमेंट ने कोई चीज़ एक्सेप्ट कर रखी है, सो उससे जो आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट के कन्फ्लिक्ट होते हैं वो ऑटोमेटिक कम हो जाते हैं। फोर्थ बेनिफिट क्या है, रिड्यूस फ्रॉड। फ्रॉड कैसे कम होता है, अब जो आपके डिफरेंट फर्म है वो सेम अकाउंटिंग प्रैक्टिस फॉलो करेंगे, आप उनके रिजल्ट कंपेयर कर सकते हो। कोई ऐसा फर्म नहीं होगा मार्केट में जो अलग से ही अपने मन बनाए अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं, मतलब उसने खुद फॉर्मुलेट कर लिया प्रिंसिपल और उनको फॉलो करने लग गया। सो इस सिचुएशन को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। सो जिसकी वजह से जो आपके फ्रॉड वगैरह होते थे वो बहुत कम हो चुके हैं। आपने बहुत सारे फ्रॉड वैसे ऑलरेडी पता भी होंगे, जो आपने मूवीज़ वगैरह में सुने होंगे। अकाउंट्स के फ्रॉड बेसिकली क्यों होते थे, क्योंकि हर जो फर्म होता है वो अपनी अलग पॉलिसीज अडॉप्ट करता था। सो इन फ्रॉड को किसने रिमूव कर दिया, जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर्मुलेट हुए। उसके बाद इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। पहली लिमिटेशन क्या, रेस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव। अब क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें ये स्पेसिफाई कर देगा कैसे किस ट्रांजैक्शन को हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे हम उसको मनी टर्म्स में मेज़र करेंगे, कैसे हम उसको जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, कैसे हम उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट करेंगे। सो जब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन उसने खुद बता दी, सो जो आपके अकाउंटेंट होते हैं वो अपना माइंड यूज़ नहीं कर पाते, उनका जो इनिशिएटिव होता है वो कम हो जाता है।
सेकंड लिमिटेशन क्या है, रिजिड इन नेचर। रिजिड इन नेचर का मतलब क्या होता है, जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, क्योंकि वो किसने पास किए हुए हैं, ICAI ने इंडिया में, और जो ICAI ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पास कर रखे हैं, इसको किसकी एक्सेप्टेंस मिली हुई है, इसको एक्सेप्टेंस मिली है जो गवर्नमेंट के जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं, क्योंकि ये सब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है पास कब हुए, जब सारी की सारी पार्टीज़ ने अपनी एक्सेप्टेंस दी। सो अब ये रिजिड होते हैं, क्योंकि इसमें जो बोल दिया कि कोई आइटम आपको ऐसे शो करना है तो वो आपको ऐसे ही शो करना पड़ेगा। मतलब जैसे उसमें लिखा हुआ है कि ये आइटम आपको यहाँ पर लिखना, तो आपको यहीं पर लिखना पड़ेगा, ये नहीं आप उसको यहाँ पर रिकॉर्ड कर दोगे, यहाँ पर रिकॉर्ड कर दोगे। सो इसलिए बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं। रिजिड होने का मतलब कि ये क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे इनफ्लेक्सिबल, मतलब कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बोल दिया कि इस पर्टिकुलर आइटम को हमें इस अकॉर्डिंग ट्रीट करना है और इसको नहीं रिकॉर्ड करना, तो आप उसे कभी भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सो ये कुछ बेनिफिट होते हैं, कुछ लिमिटेशन होती हैं। अब जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो बहुत सारे हैं, अराउंड 28 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, होते इससे भी ज़्यादा थे, अराउंड 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते थे। बट विद टाइम कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिमूव कर दिए, और आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए, क्योंकि डिटेल में आप इसे हायर क्लासेस में स्टडी करोगे। आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे हैं, जैसे कि आपका एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो कि किससे रिलेटेड है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो कि कैश फ्लो से रिलेटेड है, इसके अलावा आपके अमेलगमेशन से रिलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, लीज से रिलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। सो आप क्या कर सकते हो, आप इनके जस्ट नेम रिवाइज कर सकते हो, आपको इनको ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये आपकी हायर क्लासेस का कंटेंट है, ना कि क्लास 11th का। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मैंने आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या बताया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे फॉर्मुलेट हुए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पहले इंटरनेशनल लेवल पे रिलीज़ किए गए, किसने, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी ने, और उसने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए। फिर जो हमारा ICAI है उसने AS बनाए थे। अब इंडियन AS कैसे बने, अब हम इसको डिटेल में कवर करेंगे। सो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर द इंडियनाइज्ड वर्जन ऑफ IFRS, मतलब जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है, उनको जब हमने इंडिया लेवल पे इम्प्लीमेंट किया तब वो हमारे बन चुके हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सो पहले हम ये देख लेते हैं कि IFRS डेवलप किसने करे। जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड थे वो डेवलप करे गए इंडियन इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के थ्रू। अब पहले मैं आपको इसकी डिटेल हिस्ट्री एक बार दोबारा से बता देता हूँ। सो रियलिटी में हुआ क्या था कि 1973 में हमारी क्या बनी थी, 1973 में हमारा बना था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, जिसने क्या फॉर्मुलेट करे, जिसने फॉर्मुलेट करे हमारे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब जो इंडिया में ICAI था, ICAI ने क्या किया, यही इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इंडिया में फॉलो करवाया, और इंडिया में फॉलो कराया, उनका नेम क्या रखा गया, उनका नेम रखा गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और ये इंडिया में कब फॉलो किए गए, ये फॉलो किए गए 1977 में। अब हुआ क्या, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये लगने लगा कि जो हमारे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे ये मतलब बैकवर्ड हो चुके हैं, उतने ज़्यादा अपडेटेड नहीं रहे। फिर क्या हुआ, हमारा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड एस्टाब्लिश हुआ, जो कि कब एस्टाब्लिश हुआ, ये एस्टाब्लिश हुआ हमारा 2001 में। अब 2001 में ये बोर्ड एस्टाब्लिश हुआ। सो इसने क्या किया, जो हमारे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे पुराने वाले, इनको रिमूव करना शुरू कर दिया, और इनके प्लेस पे नए नए IFRS इशू किए। मतलब जो पुराने IAS थे उसको किससे रिप्लेस कर दिया, उसको रिप्लेस कर दिया IFRS से। IFRS जस्ट क्या है, ये इन्हीं का मॉडिफाइड वर्जन है, जो कि IFRS IASB ने इशू किया 2001 में। और जैसे ही इंटरनेशनल लेवल पे चेंज आया, सो इंडिया में भी ICAI ने क्या किया, ICAI ने भी यही IFRS इंडियन लेवल पे इम्प्लीमेंट करा दिए। मतलब यही IFRS जब हम इंडिया में इंडियन सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसको हमने मॉडिफाई किया और फिर उसको इशू किया, वो क्या बन चुके हमारे, वो बन चुके हमारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सो अब आपको इसकी डिटेल हिस्ट्री तो समझ आ चुकी होगी। अब हम देख लेते हैं इसके फीचर्स कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्या क्या फीचर्स हैं। सो फर्स्ट फीचर के इसका मॉडिफाइड वर्जन ऑफ IFRS, जो इंटरनेशनल लेवल पे IFRS है उसी को हमने मॉडिफाई कर दिया इंडियन सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जिसका हमने नाम क्या दे दिया, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सेकंड फीचर क्या, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कवर वाइड एरिया, मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है और इसमें बहुत सारे एरियाज हमने कवर कर रखे हैं, जैसे कि
एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट कैसे होगा, ये सब हमने इसमें डिटेल में कवर कर रखा है। इनकम का ट्रीटमेंट कैसे होगा, किस एसेट को हम कैसे ट्रीट करें, लाइबिलिटी का ट्रीटमेंट कैसे होगा। सो सारे के सारे आइटम डिटेल में हमने इन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कवर कर रखे हैं। और जो हमारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं ये क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे प्रिंसिपल बेस्ड। मतलब कुछ प्रिंसिपल इन्होंने जब ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर्मुलेट करे तो इन्होंने कुछ प्रिंसिपल ऑब्जर्व किए थे, उसके बेस पे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर्मुलेट करे गए। बट जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे, नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया, वो होते थे हमारे रूल बेस्ड। और ये क्या होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे प्रिंसिपल बेस्ड। अब जो हमारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इसका कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्टिव रहा होगा। अब इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है यूनिफॉर्मिटी, मतलब कि हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यूनिफॉर्मिटी लेकर आनी है। ये नहीं कि हर जो फर्म है मार्केट में वो अलग ही प्रिंसिपल फॉलो कर रहा हो, अलग ही वो प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहा हो। सो इसको रिमूव करने के लिए हमने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया में अडॉप्ट कराए। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है, रिमूव डाइवर्स पॉलिसीज। अब हर फर्म अलग पॉलिसी फॉलो कर रहा है, सो इसको भी रिमूव करने के लिए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट किया गया इंडिया में। थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ट्रांसपेरेंसी, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा पारदर्शिता कैसे लेकर आए जा सके, मतलब कैसे ट्रांसपेरेंसी हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लेकर आए ताकि जिस पे हम ट्रस्ट कर सके। हमें ये पता लगे कि किस इन्फॉर्मेशन को हमने कैसे रिकॉर्ड किया, क्योंकि उसको हम सोर्स डॉक्यूमेंट से वेरीफाई कर सकते हैं। सो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे जिसकी वजह से इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इशू किया गया। और जो हमारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू होते हैं इंडिया में, ये भी आईसीआई के थ्रू ही होते हैं। बस इसमें हमें जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का प्रोसीजर था उसके अलावा इसमें हमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की परमिशन लेनी होती है। अब हम देख लेते हैं मेरिट्स की, जो हमने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करे उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। पहला बेनिफिट क्या है, सूटेबल फॉर इंडियन कंपनीज। अब हमने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू इस टाइप से किए ताकि वो इंडियन कस्टम, इंडियन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग अडोप्ट हो सके। सो ये सूटेबल है इंडियन कंपनीज के लिए। क्लियर गाइडलाइंस दे रहे हैं ये हमें। क्लियर गाइडलाइन से मतलब कि हमें स्पेसिफिकली बता देते हैं कि किस एक्सपेंस को हमने कैसे ट्रीट करना है, किस इनकम को हम कब रिकॉग्नाइज करेंगे, उसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। ये क्लियर गाइडलाइंस इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में दे रखी है। उसके बाद थर्ड मेरिट क्या इसकी, यूनिफॉर्मिटी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब आपको पता है जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होती है लास्ट में हम उसको रिपोर्ट करते हैं किसको, जो डिफरेंट यूज़र होते हैं उसको हम इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हैं। अब वो इन्फॉर्मेशन यूनिफॉर्म कब होगी, जब हम इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे। सो ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्या लेकर आ जाती है, एक तरीके से यूनिफॉर्मिटी लेकर आ जाती है। उसके बाद इसकी फोर्थ मेरिट क्या है, डिफ़िकल्टी टू कमिट फ्रॉड। अब क्योंकि हर कंपनी जब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेगी, क्योंकि ये लेटेस्ट फॉर्मुलेट हुए हैं, अभी 2001 के बाद इनको फॉर्मुलेट किया गया है, जो कि अभी मतलब 2010 के बाद इशू होना शुरू हुए हैं। सो क्योंकि इसको हमने कब इशू किया, लेटेस्ट टाइम में इशू किया, तो सारे के सारे फ्रॉड जो इससे पहले हो चुके हैं सो उनको कैसे रिमूव किया जाए, सो ये सब देखकर इनको हमने इशू किया। सो ये क्या करते हैं, ये जो सारे पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं कि फ्रॉड कैसे हो सकता है, किस किस वे से हो सकता है, सो उन सारे वेज को इसने ब्लॉक कर दिया क्योंकि अभी लेटेस्ट पास आउट है। सो ये कुछ फ़ायदे थे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के। अब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी बहुत सारे हैं आपके पास, जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 32 थे, ऐसे ही हमारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है अराउंड 30 से 40 इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। बट उनके नेम्स भी आप डिटेल में कब कवर करोगे, ये सब भी आप डिटेल में कवर करोगे जब आप CA CS CWA करोगे, क्योंकि अभी आपकी क्या है क्लास 11। सो क्लास 11 में जस्ट आपको इनका बेसिक पता होना चाहिए। इसका जो एडवांस वर्जन है, एडवांस वर्जन आप स्टडी करोगे अपनी हायर क्लासेस में। सो अभी आपको इन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में डिटेल में जाने में ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप उतना ही करो जितना मैं करा रहा हूँ। बट अगर आपकी इच्छा हो कि आपको और ज़्यादा करना है, आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में इंटरेस्ट आ रहा हो, सो आप इससे ज़्यादा भी अपनी बुक से कवर कर सकते हो। बाकी क्लास 11 के लिए इतना सफिशिएंट है। अब हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये तो देख लिए। अब इन दोनों के बीच में भी क्या डिफरेंस होता है, सो ये अब हम डिटेल में कवर कर लेते हैं। सो अब हम स्टडी करेंगे डिफरेंसेस। ये रहे हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये रहे हमारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सो फर्स्ट डिफरेंस क्या है, बेस्ड अपॉन, मतलब कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस बेस पे डिपेंड है। सो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये डिपेंड है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे। मतलब पहले इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिलीज़ हुए,
उन्हीं को हमने मॉडिफाई करके इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू कर दिए। जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये बेस्ड है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड पे, और जो कि IFRS है ये आपका इन्हीं का इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक एडवांस वर्जन है। सो जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये एडवांस वर्जन पे बेस्ड है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये ओल्ड वर्जन पे बेस्ड है। उसके बाद सेकंड डिफरेंस क्या है, रूल वर्सेस प्रिंसिपल। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके रूल्स पे बेस्ड है, मतलब कि कुछ रूल्स थे जिनको देखकर हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किए। बट जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये प्रिंसिपल बेस्ड है, मतलब इसमें हमें कुछ प्रिंसिपल फॉलो करने पड़ते हैं जब हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। थर्ड डिफरेंस क्या है, लैंग्वेज यूज्ड। इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हमने टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ की है जिसको नॉर्मली लेमैन ईजिली नहीं समझ सकता। बट जो हमारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इसमें हमने बहुत ही सिंपल और बहुत ही क्लियर लैंग्वेज यूज़ करी है। सो इसको ईजिली समझा जा सकता है। इसको समझने के लिए आपको टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। फोर्थ डिफरेंस क्या, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं इसमें हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट फॉलो करते हैं, मतलब कि जो हमारे एसेट्स होते हैं जैसे कि जो आपकी मशीन होगी, प्लांट हो गया, इसको आप ओल्ड वैल्यू पे शो करोगे, मतलब कि जो आपने 10-20 साल पहले इसको खरीदोगे आप उस वैल्यू पे शो करोगे और उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहोगे। बट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो आपके एसेट्स हैं आप उसको फेयर वैल्यू पे शो करोगे, मतलब जो करंट में उसकी फेयर वैल्यू है आज के टाइम में आप उस वैल्यू पे अपने फिक्स्ड एसेट को शो करोगे। सो ये कुछ डिफरेंसेस हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। आप सिंपली ये समझ सकते हो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पुराने टाइम में इशू हुए थे 1977 में, और ये 2001 के बाद इशू हैं। ये पुराने टाइम को देखकर इशू किए गए थे, ये लेटेस्ट टाइम को देखकर इशू किए गए, मतलब कि पुराने टाइम में क्या कंडीशन थी, क्या क्या रिक्वायरमेंट थी, उसको सेटिस्फाई करने के लिए हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए थे। और लेटेस्ट टाइम में क्या रिक्वायरमेंट है उसको सेटिस्फैक्शन के लिए हमने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इशू किया। सो अब इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस थे मैंने आपको डिटेल में कवर करा दिया, और स्पेशली क्लास 11th के लिए इतना मोर देन सफिशिएंट है। सो आप इसी को रिवाइज करो। बट अगर आपको किसी पर्टिकुलर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की इन्फॉर्मेशन चाहिए, सो आप सिंपली वो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, जो आपके लेवल के लिए सफिशिएंट होगा मैं वो आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दूंगा। सो that's all for today. Keep learning and smiling. If you have any doubt you can ask me in the comment section, and don't forget to share and subscribe to this channel for more amazing videos. And if you have any doubt you can also ask in the Telegram group. So thank you, bye bye.